सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी 5 बेटियां थी, सारी की सारी बहुत खूबसूरत थी और उन सब की शादी बड़े धूमधाम से और अच्छे खानदान में हो गई थी, सिवाय एक छोटी जो पता नहीं किस पर चली गई थी। बहुत बदसूरत थी, लेकिन मैं उस दिन हैरान रही जब एक बहुत अमीर और खूबसूरत लड़के का रिश्ता आया। मैं जल्दी से उसकी शादी कर दी। फिर 6 महीने बाद एक मांगने वाली गरीब औरत आई। एक बार आकर अपनी बेटी को देख लो, वरना तुम पर खुदा का अजाब नाजिल हो जाएगा। मैं डर गई और जैसे ही बेटी के ससुराल गई तो मेरी तो पांव तले से जमीन निकल गई। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। खानदानी खूबसूरती तो हमारे खानदान में विरासत में मिली थी, बाप दादा से बराबर चले आ रहे थे। खूबसूरती मेरी सारी औलाद में फूट फूट कर भरी हुई थी, सिवाय सिर्फ एक ही औलाद के। किसी ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। जिस घर में ब्याह कर आई थी उसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी, वह बेहद खूबसूरत खानदान था। मेरा खानदान भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत लोग थे, लेकिन मेरे ससुराली रिश्तेदार तो जैसे किसी और ही दुनिया के लोग लगते थे। मेरे मियाँ, उनकी सारी बहनें एक से बढ़कर एक थी। यही वजह थी कि मैं अपने खानदान से उनके खानदान में आकर ऐसे ही रच बस गई थी। कोई शक नहीं कर सकता था कि मैं किसी और खानदान से हूँ। इस खानदान में आई हूँ क्योंकि इस खानदान और उनको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत बहू चाहिए थी, चाहे उसमें अक्ल हो या ना हो, बस खूबसूरत हो और वह औलाद पैदा कर सकती हो। मैं हैरान थी कि उन सब में मैंने अपने खानदान वालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। अल्लाह ने मुझे 5 बेटियां एक बेटे से मेरी गोद भर दी थी। 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। वह इस तरह हसीन था कि शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हसीन लड़का देखा हो। मेरे सारे बच्चे ही शहजादियों और परी जैसे थे, लेकिन मेरी आखिरी औलाद न जाने क्यों नज़र भट साबित हुई। बेहद बदसूरत थी। हकीकत तो ये थी, मेरा तो उसे उठाने बुलाने को भी दिल नहीं चाहता था। उसकी परवरिश भी मेरे नौकर ने ही की थी। एक दफ़ा वह बहुत छोटी थी कि सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान न दिया, बल्कि मेरी बाकी औलाद सारी की सारे अपने कामों में बिजी रही। वह अकेली ही काफ़ी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी होकर आंसू पोंछते हुए अंदर चली गई। मैं ये सारा कुछ खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि मेरी बच्ची है, उसे भी मैंने ही पैदा किया हुआ है, मैं कुछ तो उसका भी ख्याल करूं। बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही, जरा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दी। मेरी सास भी ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने एक दफ़ा मुझसे पूछा भी नहीं, लेकिन मैं कौन सा उनसे या किसी से डरती थी जो जरा सा भी परवाह करती। टाइम बीतता गया और मेरी सारी औलादें जवान हो गई। वह मेरी 5 औलाद तो सोने की पानी से धुली हुई थी। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर कोई आम से घर नहीं बने हुए थे, बल्कि बहुत बड़े और अच्छे घर थे। हमारा पहचान भी मोहल्ले के अमीर और अच्छे हस्तियों में होता था। मेरी बेटियां जैसे ही पढ़ाई से फ्री हुई तो उनके रिश्ते आना शुरू हो गया और वे सारी की सारी लड़कियां ब्याह कर अपने ससुराल चली गईं, सिवाय मेरी छोटी बदसूरत औलाद के। वह बेटा तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मेरी बेटियां अपने घर में रज बस कर रह गई थी। छोटी की शादी की फिक्र अब मुझे दिन रात सताने लगी और मुझे दीमक की तरह चाट रही थी। कई दफ़ा मैंने उसके पापा से बात की, बड़ी बेटियों का तो इतने अच्छे घर में शादी हो गई, तो अब आप कोशिश करें मेरी छोटी बेटी का भी कहीं रिश्ता हो जाए। मेरे पति मेरी तरफ रहम भरी नज़रों से देखते और साथ ही माँ से कहते कि अल्लाह से दुआ करो। वैसे तो हालात बड़े ही नाजुक हैं। मैं अपने पति की बात समझ चुकी थी, इसलिए ज़्यादा बहस नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों के दिल और दिमाग ऊंचे हो गए हैं। वह अपने मुकाबले में कैसे मांग और खूबसूरत लड़की भी हो, लोग बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं। फिर सब कुछ देखकर उसे भी ठुकराया जाता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसी मेरी मनहूस बेटी जैसी औलाद पैदा हो जाए तो उस औलाद की ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। एक दिन मेरे मोहल्ले के एक औरत हमारे घर में आई और कहने लगी उसके पास एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। अगर हम लोग करना चाहें तो लड़का अपाहिज है, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा कमा लेता है। अगर तुम लोग करना चाहते हो तो मैं कल ही उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। मैं भला क्यों मना करती। मैंने उस रिश्ते करवाने वाली से कहा, ठीक है बुला लो। अगले ही दिन वे लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ आया था। बेहद खूबसूरत और हसीन लड़का था, सिवाय उस बात के केवल दोनों टांगों से लाचार था। हमें तो लड़का बड़ा ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि ये भी कहीं बाकी रिश्तों की तरह मना करके ना चला जाए। बस फिर वही हुआ
जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो वह गुस्से में एकदम से भड़क उठा और कहने लगा कि आप लोगों के पास एक ही लड़की रह गई थी और मेरी शादी के लिए बड़ी ही मुश्किल से हम सब ने उसे काबू किया और कहा, बेटा लड़की बड़ी अच्छी है। अभी तो ये बात हमारे मुंह से ही निकली थी। वह गुस्से से बैसाखियों के सहारे तेजी से बाहर की तरफ निकल गया। उसके रवैये पर हम सब बड़े परेशान हुए। अगर एक लंगड़े इंसान ने जब ऐसा किया तो बाकी क्या करेंगे। जो बिल्कुल ठीक होंगे उन्हीं सोचों से मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और मैं मरीज बनकर रह गई थी। मेरे पति तो कहने लगे, अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या समस्या है। कुछ लड़कियां जो कि खुद से शादी नहीं करती, क्या उनका कोई भविष्य नहीं होता। मैं अपने पति की तरफ भी देखने लगी, लेकिन वह तो अखबार पढ़ने में इतना गुम होते थे कि मैंने फिर दोबारा बात ही नहीं करती। एक दिन मोहिनी मेरी सबसे बदसूरत बेटी थी, जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी सारी बेटियों ने बस 10वीं तक ही पढ़ा था, लेकिन इस बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया था। लेकिन अब फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे और भी पढ़ना है और आप इजाज़त दें, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वह मायूस होकर वापस अपने कमरे में चली गई। आजकल मेरे बेटे पर फ्रांस जाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरीके से फ्रांस जाना चाहता था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा, फ्रांस जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वह दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक ही मिनट में परमिशन दे दी थी। रुपए पैसे की तो पहले भी कोई कमी नहीं थी, तो फिर उसने बेधड़क ये फरमाइश कर दी थी। इसलिए मैंने उसे खूब मना भी किया, लेकिन मेरे मना करने से क्या होता है। उसने जल्दी से सारी तैयारी पूरी की और मेरा प्यारा बेटा अज्जू एक हफ्ते के अंदर अंदर फ्रांस चला गया। मैं उसकी जुदाई में बेहद परेशान और उदास रहने लगी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई तो मेरी छोटी बेटी ने मेरी सेवा की। उसके बाद भी मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बनी। बस मैं उसको एक बदसूरत लड़की ही समझती थी। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ अच्छी हुई तो एक रिश्ते कराने वाली के एक दफ़ा फिर से मैं उसके पीछे पड़ गई। उसे कहा कि किसी भी गरीब का ही रिश्ता ले आओ, लेकिन मेरी जान इस लड़की से छुड़वा दो। रिश्ते कराने वाली कोई भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं भरती थी, लेकिन खुदा का शुक्र हुआ एक रिश्ते वाली मान गई। उसने हमारे घर को देखा, क्योंकि जब से अज्जू फ्रांस गया था घर में दौलत की ज़्यादा रेलपेल हो गई थी। उस रिश्ते कराने वाले के सामने मैंने हाथ जोड़ दिए और कहा, मेरी बेटी की शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें दौलत और पैसों से माला माल कर दूंगी और साथ में ये और भी बहुत कुछ दूंगी, बस उसको यहाँ से ले जाओ। वह मुझे तसल्लियाँ देती हुई चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आईं और मुझे तसल्लियाँ देने लगी। मैंने उनसे कहा कि माँ, आप ही कोई ऐसा जादू टोना बताइए या फिर ऐसा करें कि उससे हम सबकी जान छूट जाए। माँ ने एकदम से मेरे शब्दों को गौर करते हुए उन्हें दोहराया और साथ ही कहा, बहू इतनी भी नफरत ठीक नहीं है। मैंने माँ की आंखों में कुछ उदासी देखी तो उनसे पूछने लगी कि क्या बात है माँ, आप एकदम इतनी गम में क्यों हो जाती हो। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई और साथ ही यही कहती कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़ी ही जोर से कांपता है। मैं यही सोचती हूँ कि भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है। मेरे कई दफ़ा पूछने पर भी वह कुछ भी नहीं बताती थी, बस चुप होकर बैठ जाती। एक दिन कमरे से बाहर ही ना निकली। मैं उनके पीछे गई। वह एक संदूक खोलकर बैठी हुई थी। फिर दरवाजे की कुंडी जल्दी से लगाती, फिर आसपास देखती और संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पन्नी निकालती और फिर उनको चूमना शुरू कर देती। इस वजह से मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की। अपने मियाँ से भी पूछा, वह भी कोई और बात शुरू करके बैठ जाते। फिर कोई और बात होती ही नहीं थी। माँ संदूक को बड़ी ही सावधानी से अपने बेड के पीछे छुपा देती, फिर उस कमरे से कई के घंटे बाहर नहीं आती थी। मैं इस बात की खोज तो बहुत लगाती, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरी दो बड़ी नंदे भी थीं जो कि दूसरे शहर में रहा करती थी। वो बड़ी दिनों के बाद चक्कर लगाया करती थी। इस दफ़ा जब माँ की हालत संभल ही नहीं रही थी तो मैंने मोहिनी के पापा को कहकर उनको यहाँ बुलवा लिया। जिस रात वे दोनों घर आई, मोहिनी के पापा की अचानक ही तबीयत खराब हो गई और वह एकदम से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ इस तरह अचानक हुआ। मैं तो काफ़ी दिनों तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकी थी। जब वह आखिरी सांस ले रहे थे तो माँ से कहने लगे, उससे कहना मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने उसे आज तक सीख देने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन इसी सदमे में बीत गए। अज्जू भी आया और फिर वापस चला गया। मेरी दोनों नंदे हर टाइम माँ के पास ही बैठी रहती। जब माँ की तबीयत खराब होती
तो वह एक ही बात कहती, आपने एक दफ़ा फिर से अपने बीते हुए कल को गले लगा लिया है, इसलिए तो आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। मम्मी ने अपने बेटे के मौत का बेहद सदमा ले लिया था। उनका एक संदूक उनकी ज़िंदगी का बहुत ही समस्या बनती जा रही थी। बीते हुए कल में ऐसा क्या था, मैं सोचती रहती थी, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरी नंदे आई हुई थी। मैं चाहती थी कि उनके रहते हुए भी मोहिनी की शादी करके फ्री हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैं बात की हुई थी तो उसने आज शाम को आना था। जैसे ही वह घर में आई तो कुछ देर तक वह बोली ही नहीं। मैं समझ गई कि अभी बात नहीं बनी है, इसलिए इस तरह चुप है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दीदी ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाओगी। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, सब कुछ मेरी बड़ी नंद ने ही तय किया। कहने लगी कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। जैसे तैसे करके कल भी आ गया। मैंने कुछ अच्छे खाना भी बना लिया। लड़का इस तरह हसीन था, दौलतमंद था कि मैंने रिश्ते कराने वाली से कहा कि तुम किसका रिश्ता लेकर आई हो, लेकिन वह कहने लगी दीदी न जाने ये लोग क्यों इतने बेकरार थे और कह रहे थे कि हमें आज ही इस जगह पर ले चलो। लड़के की माँ नहीं आई है क्योंकि उनके यहाँ पर माँ नहीं जाती, बहुत पर्दा करती हैं। एक लड़का आया है और उसके साथ उसकी एक मौसी भी आई थी जो कि बेहद हसीन थी। जैसे ही मेरी बेटी उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और वह उसे एक ही नज़र में पसंद कर चुका था। मैं तो इस तरह हैरान थी। खैर हम लोग भी उनके घर गए क्योंकि मेरे जेठ और एक मेरे भाई भी साथ गए थे, इसलिए मेरी बेटी होने वाली सास हमारे सामने आई, लेकिन वहाँ भी वह बिल्कुल पर्दे में थी। हम लोग बड़े ही हैरान हो रहे थे। इस तरह अब अमीर घर में मेरी बेटी जा रही थी। ये लोग रिश्ता क्यों कर रहे थे? लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए हमने कुछ टाइम मांगा और 5 महीने के अंदर अंदर शादी कर दी गई। मैं तो उसके वारी जा रही थी। मेरी इस काली कलूटी और बदसूरत बेटी के लिए खुदा ने रिश्ता भेज दिया और खुद से मैं शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही थी। हमने उसकी शादी की और फिर कभी पलटकर खबर नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी। जैसे हर माँ की ख्वाहिश होती है वह जल्द से जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा बांध दे, लेकिन मेरा बेटा तो इस तरफ आता ही नहीं था। मैंने जब अपने बेटे को जज्बाती ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, वह भी आगे से कहने लगा अगर किसी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया तो ये दुनिया ही छोड़ देगा। आखिरकार मुझे ही हथियार डालने पड़े। घर में गहरा सन्नाटा था। माँ अपने कमरे में होती थी, मैं घर के कामों में, और अज्जू के पापा का कारोबार इस स्टेज पर पहुंच चुका था कि उसको कौन संभाले, क्योंकि बेटा तो हिंदुस्तान में रहता ही नहीं था। एक दिन मेरी बेटी घर आई और कहने लगी मम्मी हम सब लोग बाहर विदेश जा रहे हैं। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो अल्लाह से रोज़ दुआएं करती थी कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें, और विदेश जाने के लिए अपनी बेटी को घर से विदा किया। मेरी सारी बेटियां बड़े ही अच्छे घर में गई थीं। सबकी खबर रखते थे, कहीं लोग हमारी बेटियों के साथ बुरा बर्ताव ना करें। सब दामाद भी अपने ससुराल से बहुत ही ज़्यादा डरते थे। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और 2 बच्चों के साथ फ्रांस जा रही थी। उसकी फ़्लाइट मुंबई से थी। अभी मुंबई में फ़्लाइट के लिए कुछ टाइम बाकी था। वह कहने लगी मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वह हूबहू अज्जू जैसा ही था। पहले तो मैं यही समझी कि ये कोई और है, लेकिन जब मेरे बच्चे मामू मामू ही पुकारने लगे तो मैं भी खूब ध्यान से देखा। वाकई वह अज्जू था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि उसे तो फ्रांस में होना चाहिए था। वह इधर मुंबई में क्या कर रहा था? जैसे ही उसने ये सब देखा तो वह जल्दी मुझे बताया। मैं कहने लगी तेरा वहम है और कुछ भी नहीं। मेरी बेटी कहने लगी मैं यहाँ अभी कुछ देर पहले अज्जू को एक लड़की के साथ जाते हुए देखा था, और सबसे बढ़कर उस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा फ्रांस जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अज्जू नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ है ही नहीं। वे इसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ फ्रांस पहुँच चुके थे। उनका एक होटल में कमरा बुक था। वे जाते ही बस बेहद थके हुए थे, इसलिए आराम की और जल्दी ही सुबह उठ गए। सोकर उठे तो काफ़ी ताज़ा महसूस कर रहे थे। कहने लगे कुछ देर के लिए बाहर चलते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे गाड़ी कुछ देर पहले भिजवाई है, फिर उसके बाद अज्जू से बात करता हूँ। मेरे दामाद ने अज्जू को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब कुछ मेरी बेटी को भी तसल्ली हो चुका था, उसका भाई यहीं पर है। फ्रांस में कुछ देर बाद हम लोग घर से बाहर निकले तो अज्जू हमें बाहर से मिलने के लिए आ गया। मेरी बेटी कहने लगी कि जब अज्जू हमें मिला तो मैंने उसे बड़ी ही गौर से देखा था।
उसे देखा मैं तो एकदम से उछल पड़ी, क्योंकि उसने वही सूट पहन रखा था जो कि हिंदुस्तान में पहना हुआ था। मैं उसकी बातें सुनकर वाकई में कुछ परेशान तो हुई। मेरी बेटी ने जब हिंदुस्तान फ़ोन किया तो मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे समझाया कि तुम एंजॉय करने गई हो तो इन सब बातों में मत पड़ो। वह बेचारी मेरी बात सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने भी गौर किया तो महसूस हुआ वाकई कुछ तो गड़बड़ है। खैर, मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दी और कहा, मेरा बेटा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो मेरी नाफरमानी करे या फिर कुछ ऐसा करे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी बेटी की कॉल आ गई। कहने लगी, माँ, मैंने अज्जू भाई को एक लड़की के साथ देखा है। बड़े ही खुश लग रहे थे, लेकिन माँ, उनके साथ एक लड़की भी थी। वह लड़की तो ऐसी थी जैसे तोते की पंख की तरह हो, और भाई उसके साथ इस तरह बात करने में बिजी था जैसे कि वह लड़की भाई की बीवी हो। मैंने कहा, अरे क्या पागल हो गई हो? जानती हो कि फ्रांस का कितना खुला माहौल है। वहाँ पर लड़के लड़कियों का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं है। अब तुम भी ऐसी सोचों को दिमाग से झटक दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का वाकई उस पर बहुत असर हो गया। काफ़ी दिनों तक फिर कोई ऐसी कॉल नहीं आई। इधर मैं भी अल्लाह से दुआएं कर रही थी, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि अज्जू शादी के नाम से इतना बुखला क्यों जाता है। उसे वाकई में कोई पसंद तो नहीं आ गई है। यही सोचते हुए भाग भाग कर मैं माँ के कमरे में गई। उनसे यही जाकर बात करती हूँ। जैसे ही कमरे में जाने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए। माँ की आवाज़ आ रही थी, तुम वापस आ जाओ, बस एक दफ़ा मेरे दिल को कुछ सुकून दे दो। 50 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को तरसते हुए। सिर्फ एक दफ़ा मुझे मिल जाओ तो सही, बस एक दफ़ा। और साथ में ही माँ के आंसू बहते जा रहे थे। वह टिश्यू से बार बार आंखों को साफ करती थी। ये सब मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे में आ गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फ़ोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने बेधड़क उनसे पूछा था तो माँ जी कहने लगी, अज्जू याद आ रहा है, कब से गया हुआ है, पलट कर नहीं आ रहा है। पता भी है दादी किस तरह उदास हो जाती है। वह अज्जू बिना नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी मैंने उसके बिना ज़्यादा दिन बिता दिए हैं। इतनी लापरवाही कैसे? माँ जी, मैं भी यही बात करने आई हूँ कि आप ही अज्जू को वापस बुलाइए और उसे कुछ समझाइए। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तो उसे मनाओ और उसको जल्दी से बुलाओ ताकि हम उसकी शादी कर दें। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं अज्जू की वजह से वाकई अब ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। खैर, सोचा तो यही है कि अभी शाम को उसे कॉल करके कह दूंगी, अब बहुत हो गया, वापस अपने देश में आ जाओ। लेकिन शाम को अज्जू को कॉल करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि शाम में किसी के दरवाजे पर आने की आहट से मुझे गार्ड ने अंदर आकर बताया, कोई बूढ़ी गरीब औरत दरवाजे पर आई है और कहती है कि इस घर की मझली बहू से मिलना है। नौकर ने कहा, पता नहीं कैसी औरत है बेगम साहिबा, अजीब बात कर रही है। वह औरत अगर आप कहें तो मैं उसे अंदर भेज दूं। मेरी सास भी ये सब कुछ सुन रही थी। कहने लगी, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं माँ की बात मानते हुए गार्ड से कहा कि उसे अंदर भेज दो। जैसे ही मेरे नज़र ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पड़ी तो वह एक भीख मांगने वाली औरत थी। उसी टाइम मैं चिल्लाने लगी, उसे अंदर क्यों भेज दिया? मैं जैसे ही गार्ड को फ़ोन मिलाने लगी तो वह भीख मांगने वाली कहने लगी, खुद तो यहाँ बड़ी ही अय्यासी से ज़िंदगी बिता रही हो और बड़ी खुश होकर अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घर में बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर दी हो। तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है क्या? अरे जाकर अपनी उस बेटी की खबर लो, किन हालात से गुजर रही है, वरना अगर तूने अभी भी उसकी खबर ना ली तो तुझे खुदा कभी भी माफ़ नहीं करेगा। सारी जिंदगियां माफ़ी मांगोगी तब भी नहीं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वह भीख मांगने वाली औरत मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानती है? मैंने उस वक्त उसको जवाब देने के लिए अभी कुछ सोच ही रही थी कि वह एकदम से बाहर निकल गई। उसके पीछे ही लपकी, लेकिन वह जा चुकी थी। उसके जाते ही गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने गेट से बाहर तक झांक कर देखा, लेकिन वह नहीं मिली। वापस आने पर माँ अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं अकेली ही उन सोचों के तंदूर में थी। न जाने मेरी बेटी किस हालत में होगी। हमने तो कभी भी पलटकर अपनी उस बेटी का हाल चाल भी नहीं लिया। काफ़ी देर तक मैं ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस आ गई और पूरी रात जागती आंखों में ही बिता दिए। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ सारी जिंदगी बेटी पर बीत जाने वाले जुल्म सितम की वजह से ये सारी बातें बड़े ही शिद्दत से सता रही थी। जैसे तैसे करके रात बीती। सुबह के टाइम उठी थी कि उनका सुर्ख होता हुआ चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि पूरी रात नहीं सोई हैं। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था
कि आज बेटी की तरफ जरूर जाऊंगी। माँ को जाकर कहा आप भी साथ चलिए, लेकिन वह कहने लगी तुम ही जाओ, वहाँ अच्छा होगा, या तो उसे कुछ दिनों के लिए साथ ही ले आओ, ताकि कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसकी हालत भी कुछ अच्छी हो जाएगी। अपना सर हिलाते हुए सब कुछ समझ रही थी। अचानक ही मेरी सारी बेटियां ही घर में आ गई थी। वे फ्रांस वाली बेटी भी, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये सारी ही क्यों आ रही हैं, क्योंकि घर में कोई ऐसा फंक्शन भी तो नहीं था। सारे मेरे करीब ही बैठ गए। और बड़ी बेटी जो फ्रांस गई हुई थी वह तो सबसे ज़्यादा मुंह फुलाई हुई थी, पूछने पर कुछ भी नहीं बताया। कुछ देर के बाद खुद ही कहने लगी मम्मी, अज्जू ने फ्रांस में शादी की हुई है, उसने हमसे बात क्यों छुपाई? हम तो खुद कब से कह रहे थे उसकी शादी करते हैं, लेकिन वह खुद यहाँ नहीं आता था। आप देख लीजिए, वह एक ही सांस में बोलते जा रही थी। मैं भी बेयकीनी से उसे देख रही थी। मेरा एक ही बेटा, ये क्यों इस तरह उसके खिलाफ बोलने लगी है? क्षमा क्या चाहती हो? मेरे बच्चे पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? चुप नहीं हो रही हो? अभी कल रात को मेरी उससे बात हुई है और वह कह रहा था कि वे जल्दी हिंदुस्तान हमेशा के लिए वापस आ रहा है, ताकि यहाँ अपने काम संभाले और साथ ही यहाँ पर शादी करेगा, अपना घर सजाएगा। समा मेरे मुंह की तरफ देखे जा रही थी, अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी माँ आप मत मानो, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि वह कोई ना कोई गुल खिला चुका है। समा आज तो मुझे मेरी बेटी मोहिनी की तरफ जाना है, बहुत ज़रूरी है। माँ जी आप भी चलिए मेरे साथ। माँ एकदम से तैयार हो गई। अभी रात तक बिल्कुल भी राजी नहीं थी। हम लोग गाड़ी में अपनी बेटी मोहिनी की तरफ जा रहे थे। माँ हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरा रास्ता ही चुप रही। करीब करीब 1 घंटे में हम लोग उसके घर के बिल्कुल सामने थे। माँ भी और मैं भी पहली दफ़ा अपने पोती के ससुराल में आई थी। ऐसी शान शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को गार्ड ने बताया कि घर में इस टाइम सिर्फ छोटी बहू है, बाकी लोग कुछ देर में आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो माँ तो अंदर की चमक धमक में ही गुम हो गई। हमारी इस बदसूरत सी बेटी के लिए ऐसे नसीब हो सकते हैं। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अचानक ही माँ की नज़र दाईं तरफ वाली दीवार पर लगी। एक वह अजीब सी शक्ल व सूरत वाली औरत की तस्वीर पर जाकर रुकी। उसे देखकर ही माँ के चेहरे के रंग बदलने लगे। वह कहने लगी घर चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। माँ जी आए हैं तो अपनी बेटी मोहिनी से मिलते चलें। लेकिन माँ की एक ही रटती यहाँ नहीं बैठ सकती। फिर एक औरत अंदर के कमरे से बाहर निकली, लेकिन वह पूरी तरह पर्दे में थी और चेहरा भी ढका हुआ था। पहले हमें सलाम किया, फिर हमारा हालचाल पूछने के बाद बहू को आवाज़ दी। मेरी बेटी तो किसी रानी की तरह ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैं उसका लिबास और चेहरे को देखकर दंग रह गई। कहीं से भी नहीं लगता था कि मेरी बेटी वही बेटी है जिसकी नफरत ने हम सब ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। माँ तो जल्दी से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने कहा बेटी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, फिर कुछ देर में बाकी घर वाले भी आ जाएंगे, उनसे मिलकर ही जाना। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मैं यहाँ से उठूं। अपनी बेटी को खुश देखते हुए बार बार आंखों में पानी आ रहा था। हमारी बहुत ही सेवा की गई। इधर उधर की बातें हो रही थी। नकाब पोश औरत कहने लगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी बहू दी। तो उसकी शुक्रिया करते हुए मैं शर्म से पानी हो रही थी। क्या मैं वाकई उसकी माँ हूँ जो कभी भी उसको गले से नहीं लगाया? हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। दरवाजे में एक लड़की अंदर दाखिल हुई। लड़की की गोद में एक बच्चा भी था, जो कि इस तरह काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही वह नकाब पोश उठी और उसे गोद में लेते हुए उस बच्चे के सदके वारी जा रही थी। मैंने तो मुँह ही दूसरी तरफ कर लिया। भला ऐसे बच्चों को गोद में ले सकता है कोई? वह नकाब पोश मेरी तरफ देख रही थी। एकदम से उठी, उस बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं यूं उछली जैसे कि कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। बहन क्या हुआ? अपने खून से कौन इस तरह दूर होता है? मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी 5 महीने में कैसे माँ बन सकती थी? अल्लाह ने मुझे उस बच्चे की दादी बनाया था, लेकिन फिलहाल तो आप दादी बन चुकी हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा था। मम्मी जान, ये आपका ही खून है, मतलब कि आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अज्जू खड़ा था। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं आगे बढ़ती ताकि उससे पूछूं कि तुमने यहाँ ही मुंह काला करना था क्या? जैसे ही मैं आगे बढ़ी, उस नकाब पोश ने पर्दा उठाया और माँ उसे देखकर एकदम सोच में पड़ गई। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माँ जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बताइए। इस सब के बीच में मेरी छोटी बेटी आगे बढ़ी और कहने लगी मम्मी मैं तो छोटी बुआ की ही बहू बनी हूँ। मम्मी जी ये सब सुनकर सोफे पर ही गिर गई।
वह कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। एकदम से ये सब सुनते ही वह अपने बीते हुए कल में चली गई थी। आज से कई साल पहले सलमा पैदा हुई थी। मेरी औलाद से ये सबसे ज़्यादा बदसूरत थी और बेहद काली थी। नैन नक्श भी अच्छे नहीं थी। ये बदसूरत लड़की मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं थी। हमारे गार्ड की कोई औलाद भी नहीं थी। उसने जब देखा कि हम अपनी औलाद के साथ कैसा सलूक करते हैं तो उसने मुझसे सलमा को मांग लिया, अपनी बेटी बना लिया। बस फिर हमारा उस गार्ड से कभी भी बातचीत नहीं हुआ, ना मैंने कभी जानने की कोशिश की। मेरा बेटा कहने लगा, उस समय हुआ कुछ यूँ था कि मेरी बीवी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ये मुझे बेहद अच्छी लगी थी, क्योंकि दिल तो किसी पर भी आ सकता है। बस मेरा भी आ गया। दादी का बेहद लाडला होने की वजह से उनके कमरे में मौजूद सलमा की बातों से बेखबर था। एक दिन मैंने संदूक में तमाम तस्वीर और कपड़े देख लिए थे, लेकिन हमारे घर में खुद बदसूरत कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। इसलिए मुझे इल्म था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप लोग कभी नहीं मानोगे। इसलिए मैंने उस लड़की से शादी कर ली। चुप कर नहीं, बल्कि अपनी बुआ की मर्जी से आप लोगों ने इस तरह जुल्म किया था। इतने बरस पहले दादी खूबसूरत और कामयाब अपने महज गोरे रंग को ही बना दिया था। अपने क्या कभी बुआ का दिल नहीं देखा? जब मैंने शादी कर ली तो छोटी के लिए बुआ ने मुझसे बात की। मैंने उस रिश्ते वाले को आपके तरफ भेजा और मैं मोहिनी को एक अच्छे घर के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता रही है। मैं बुआ की बदसूरत बेटी से शादी कर ली थी और बुआ ने मेरी छोटी बहन मोहिनी को अपनी छोटी बहू बना लिया था। हम दोनों भाई बहन एक ही घर में रह रहे थे और दादी का बीता हुआ कल मेरी बुआ सलमा खुद थी, जो कि वह भी काली कलूटी और बदसूरत थी। लेकिन बुआ का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को सर आंखों पर बिठा रखा था और मेरी नंदों और माँ एक दूसरे से लिपट गई और न जाने कितनी देर तक रोती रहीं। बरसों के बाद उनका मिलन हो रहा था। हम सब कुछ देख रहे थे। फिर सलमा आगे बढ़ी और कहने लगी, वे गार्ड जिन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और मुझे अपने घर में ले आए, तो उनकी भी नौकरी आर्मी में हो गई और आर्मी के तरफ से वह बाहर चले गए। और ये सारे टाट बाट अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया, क्योंकि उसके वादे एक दरवाजे बंद करता है तो 1000 खोल भी देता है। उन सब बातों को सुनते हुए मैं आगे बढ़ी और अपनी बहू को गले लगाया। पोते की मोहब्बत ने मुझे जोश मारा और मैंने भी उसे गोद में ले लिया। न जाने काला कलूटा बच्चा बेहद प्यारा लग रहा था। मैंने अपनी बेटी से भी माफ़ी मांगी और माँ ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। बाहर एकदम बादल गरजने लगा, साथ ही बारिश भी बरसने लगे। शायद हमारे दिलों के नफरतें दूर हो जाएंगे। मैं बस एक बात समझने से परहेज कर रही थी, इस कदर जुल्म सितम करने के बावजूद अल्लाह ने हमें आज तक कोई सज़ा नहीं दी थी। इसी बात पर मैंने सजदाए शुक्र बजा लाई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।